नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा 2026 में देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करके रहेंगे। उन्होंने एनआईए की तर्ज पर एसआईए लाने का भी ऐलान किया। अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में नक्सली गतिविधियों में 6,617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए और अब इसमें 70% की कमी आई है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है और मार्च 2026 तक हम देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कहीं 3 राज्यों का तो कहीं 2 राज्यों का संयुक्त टास्क फोर्स बनाया गया है। जहां जैसा जंक्शन है वहां बनाया गया है। सूचनाओं के आदान प्रदान का खाका मजबूत किया गया है और भारत सरकार की एजेंसियां सभी राज्यों के बीच समन्वय के लिए काम कर रही है और संयुक्त टास्क फोर्स के हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी अपनी बातें रखी। जो जानना चाहते हैं वो सभी को बसाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। जो देश में अभी किसी जगह पे अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए, वो जाना नहीं चाहते, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। जो जानना चाहते हैं सभी को बसाएं। मोदी जी से जुड़ा मेरा सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने कहा 370 और 35 से हम रिस्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की पुरानी पॉलिसी बहाल की जाए। क्या आपको लगता है 2019 के पहला वाला कश्मीर बनाने का एक प्रयास है? मैं ऐसा तो कहना नहीं चाहता, परंतु एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वो मैं देश की जनता को, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। छापने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज ही इसका विमोचन भी हो रहा है। उदाहरण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो, इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा। ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूल हम परिवर्तन भी करेंगे और इसके साथ साथ एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो 2 सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। मेरा सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े हो सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमने जो लक्ष्य का तय किया है उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। और अब आप सभी लोग जो सवाल, कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है, वो घोषणा करें। एजेंडा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको प्रिंटेड उन्होंने बांटा है? एजेंडा क्या है? कश्मीर का अलग ध्वज बनेगा राष्ट्र ध्वज के सामने, जो पहले था वो वापस लाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ सहमत है? 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखी थी, क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? इन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो ST SC OBC का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनर्विचार करें। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से ST SC OBC के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है,
इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, ओबीसी के रिजर्वेशन को इतने सालों तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लटका कर रखा। तो इस विषय पर स्पष्टता करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कल 10 सवाल पूछे। क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। कई अचीवमेंट हुए। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की। हमने 2 उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मियों और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2027 और 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का 100% सैचुरेशन
और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग कल भी है। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। और आज की मीटिंग में गृह विभाग के मेरे साथी नित्यानंद जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गृह सचिव, डीआईजी और भारत सरकार के सभी सीएपीएफ के डीजी उपस्थित हैं। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई। 70,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया दोनों दृष्टि से। एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना, और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना। और दूसरा, इस क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये 3 लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। और दोनों क्षेत्रों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मैं डिटेल आपको बाद में बताता हूं, परंतु आज भारत सरकार बस्तर से बीजापुर और दंतेवाड़ा से लेकर धमतरी तक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए भी कटिबद्ध है। कई अचीवमेंट हुए हैं। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की। काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना।
और मुझे हर्ष है कि कई एरिया, कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से, तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य, महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्रों, एक प्रकार से इसकी आंकड़ों का विहंगावलोकन करें तो 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घटकर 2023 में 138 तक सीमित हुआ है। 2019 से अब तक 277 CAPF के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। NIA में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। इसमें ED ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले एक वर्ष में MHA की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 अगस्त महीने तक हुआ है। छत्तीसगढ़ में शायद आपको नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल क्षेत्र में काफी काम हुआ है, बहुत सारी मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलने का काम भी हुआ है। पर आपने अभी जो सूची बताई जहाँ से नक्सल मुक्त होगा उसमें छत्तीसगढ़ नहीं है, तो हम कब तक उम्मीद करें कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल से मुक्त हो जाएगा? जी जरूर होगा, मैंने बता ही दिया भाई। आप पूछना चाहते हैं? बताइए भाई। 540 ने आत्मसमर्पण किया है,
46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए हैं। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। और हिरमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। ये सारे पैरामीटर जो मैंने बताए, इस सारे पैरामीटर्स में अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी के कारण 4 दशकों के बाद एमपी के चांदा मेटा गांव में पहली बार लोकसभा में मताधिकार का प्रयोग हुआ और सुकमा के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार 4 दशक के बाद आदिवासी भाई बहनों ने मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से एक सिक्योरिटी फोर्सेस की विजय है, लोकतंत्र की विजय है। आज हमारे सीआरपीएफ के जवान वामपंथी उग्रवादियों का सामना करने के साथ साथ विकास के कामों की भी निगरानी कर रहे हैं और 100% सैचुरेशन में सीएपीएफ और छत्तीसगढ़ प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत सरकार ने पूरे सभी राज्यों के वामपंथी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कर देने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पिछले 10 सालों में 21,400 करोड़ रुपया और 15,300 टेलीफोन टावर लगाने की योजना रखकर इस पूरे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, जो आज के जमाने में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको रिजॉल्व करने का काम भारत सरकार ने किया है। सड़क संपर्क के लिए 21,000 करोड़ रुपया की लागत से टोटल 17,500 किलोमीटर की सड़कों को अप्रूव किया गया। उसमें से 11,500 किलोमीटर की सड़कों को समाप्त करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 25 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 2,796 2796 बैंक की शाखाएं और 2,061 एटीएम खोले गए। 32,294 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को रजिस्टर्ड किया गया और हर 3 किलोमीटर एक डाकघर के चित्र को चरितार्थ करते हुए 4903 नए डाकघर खोले जा चुके हैं। एक प्रकार से इस क्षेत्र में पहली बार बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस ये पहुंचना शुरू हुआ है। कौशल विकास के लिए 48 आईटीआई खोलने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 46 खोल दिए गए हैं। 61 कौशल विकास केंद्र एसडीसीएस स्वीकृत किए थे, उसमें से 49 बन चुके हैं और बाकी के 11 पाइपलाइन में है। तो एक प्रकार से 100% सिद्धि कौशल विकास के लिए भी मिली। शिक्षा के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पिछले 4 वर्ष में 165 एकलव्य विद्यालय खुले और 40 वर्षों में 38 खुले थे। इसकी कंपैरिजन में 4 वर्ष में 165 विद्यालय खुले हैं, 11 केंद्रीय विद्यालय और 4 नवोदय विद्यालय खुले। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले भी लिए हैं जो वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरंतर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूल हम परिवर्तन भी करेंगे और इसके साथ साथ एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथ भी कर हम जो 2 सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में ही घोषणा करेगी।
मेरा सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है वो उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे। और अब आप सभी लोग जो सवाल पूछना है